दोस्तों, जब कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं तो देखते हैं कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में करप्शन फैला हुआ है। कंपनी के खुद के गुड्स तो यूरोप में कई बार घाटे में बेचे जा रहे थे, लेकिन कंपनी के सर्वेंट्स जो गुड्स खुद यूरोप भेजते थे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, उन्हें काफी मुनाफा हो रहा था। 1774 में कलकत्ता में बोर्ड ऑफ ट्रेड एस्टैब्लिश किया गया था और तभी से कंपनी अपने गुड्स यूरोपियन और इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू प्रोक्योर करती थी। ये कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली गुड्स को हाई प्राइसेस पर सप्लाई करते थे और साथ ही इनकी क्वालिटी भी इंफीरियर होती थी। बोर्ड के मेंबर्स कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन लेने की जगह ब्राइब और कमीशन एक्सेप्ट करके उनका ही साथ दे रहे थे। इसलिए कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्ट्रेंथ 11 से कम करके 5 मेंबर्स की कर देते हैं। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट का मेथड खत्म कर दिया जाता है। चाचा, हमारी वाली बस आ गई क्या? कौन सी? वो बड़ी वाली। कौन सी? अरे वो जिसमें ऐसी वाली सीट नहीं होती, ये मस्त एसी। अरे कौन सी यार? मनपसंद बस चाहिए, ग्रेट पास करो, लाइफ पास स्किप करो। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट का मेथड खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह अब कमर्शियल रेजिडेंट्स और एजेंट्स के थ्रू सप्लाई के मेथड को अपना लिया जाता है। ये कमर्शियल रेजिडेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस देकर प्राइस सेटल कर लेते थे, जिससे कंपनी को सस्ते रेट पर सप्लाई मिलने लगी। इस तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कमर्शियल डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया। दोस्तों, आइए अब हम कॉर्नवालिस के सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यानी कि उनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स को समझते हैं। रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार लाना कॉर्नवालिस का सबसे बड़ा कंसर्न था। वॉरेन हेस्टिंग्स के 5 ईयर और 1 ईयर सेटलमेंट जो बिडिंग सिस्टम पर बेस्ड थे, फेल हो चुके थे। कंपनी को टाइम पे रेवेन्यू नहीं मिल पाता था और उसकी अमाउंट भी फिक्स नहीं थी। इसके साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स के बिडिंग सिस्टम की वजह से कल्टीवेटर्स भी परेशान। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदार्स को लैंड ओनर माना गया और उनके साथ 1790 में 10 साल का सेटलमेंट किया जाता है, जिसे 1793 में परमानेंट कर दिया जाता है। जमींदार्स को लैंड में हेरिडिटरी राइट्स मिल गए, मतलब उनके बाद जमींदारी उनके ही सक्सेसर्स को ट्रांसफर हो जाएगी। सेटलमेंट के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू का 89% शेयर कंपनी का होगा और 11% जमींदार्स अपने पास रख सकते हैं। इसमें परमानेंट का मतलब था कि लैंड रेवेन्यू का अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। ये अमाउंट लैंड का सर्वे करके उसकी प्रोडक्टिविटी और पास्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बेसिस पर फिक्स किया जाना था। यानी कि अब रेगुलर बेसिस पर लैंड रेवेन्यू की डिमांड चेंज नहीं की जाएगी और अमाउंट को बिडिंग से भी डिसाइड नहीं किया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट करने के पीछे कंपनी का मोटिव था कि उन्हें रेगुलर और फिक्स रेवेन्यू मिलता रहे। इसके साथ ही कॉर्नवालिस का विचार था कि क्योंकि जमींदार जब लैंड ओनर्स थे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में उनका अपना फायदा था, तो वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही कल्टीवेटर्स पर भी बिडिंग सिस्टम के जैसे एक्सेसिव रेवेन्यू का प्रेशर नहीं आएगा। एक तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया के जमींदार्स को इंग्लैंड के लैंडलॉर्ड्स वाला रोल देना चाहते थे। इस सेटलमेंट का एक फीचर सनसेट क्लॉज भी था। इसका मतलब होता है कि जमींदार्स को फिक्स डेट पर शाम होने से पहले रेवेन्यू डिपॉजिट करना होता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनके जमींदारी राइट्स को नीलाम कर दिया जाता। हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के पीछे इंटेंशन तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि लैंड रेवेन्यू के अमाउंट का रेट बहुत हाई रखा गया था। क्योंकि कंपनी परमानेंट तौर पर रेट फिक्स कर रही थी, इसलिए उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रेट रखा जाए। इससे होता यह है कि जमींदार्स इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे और सनसेट क्लॉज के तहत उनकी जमींदारी भी चली जाती थी। इसके साथ ही जमींदार्स ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा हरास भी करने लगते हैं। जमींदार्स को लॉन्ग टर्म के लिए लैंड में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव भी इस सिस्टम में नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के फिनोमेना को भी जन्म देता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं जब लैंड ओनर अपनी लैंड होल्डिंग के पास न रहकर कहीं दूर रहने लगता है, जैसे कि इस केस में लैंडलॉर्ड्स सिटी में रहने लग जाते हैं। इस सेटलमेंट की वजह से ही पहली बार पेजेंट्स लैंड पर अपने राइट्स खो देते हैं और टेनेंट्स एट विल बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट भी लैंड रेवेन्यू का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाता और आगे जाकर ब्रिटिशर्स बाकी प्रोविंसेस में रियोतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते हैं।
दोस्तों ये तो बात हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स की। आइए अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इवेंट्स को भी जान लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1790 में थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर भी हुआ था। इसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराकर उनके साथ 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन की थी। एंग्लो माइसोर वॉर्स को हम अपनी वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो रेफर कर